हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिजन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से कभी कभी। मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो आपका कॉलिजन थ्योरी है या फिर जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलिजन थ्योरी बोलती क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी क्या बोलती है। सबसे पहली बात तो कॉलिजन थ्योरी को रिएक्टेंट की शेप से स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये रिएक्टेंट को एक स्फेयर शेप में कंसीडर करती है। ये सोचती है, कॉलिजन थ्योरी बोलती है कि रिएक्टेंट स्फेयर की तरह, हार्ड स्फेयर की तरह, गोले की तरह है। रिएक्शन कैसी होगी अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो कि गोले की तरह आते हैं, आपस में टकराते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट कोलाइड विद वन अनदर। जो रिएक्टेंट है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। ये तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीज़ में भी देखा था, जब हम देख रहे थे कि एक हमारा एनर्जी बैरियर था। उस एनर्जी बैरियर पे क्या होता था, जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था, वहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होते थे और नए बॉन्ड बन रहे होते थे। ठीक उसी तरह कॉलिजन थ्योरी भी क्या बोलती है, रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराएंगे, उनमें आपस में कॉलिजन होगा। इस कॉलिजन की वजह से, ड्यू टू दिस कॉलिजन, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये तो हमें पता ही है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद दिस थ्योरी कंसीडर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज हार्ड स्फेयर। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉलिजन थ्योरी रिएक्टेंट को कैसा कंसीडर करती है, स्फेयर की तरह कंसीडर करती है। उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट क्या है, गोले की तरह आएंगे, गोले आपस में टकराएंगे, उनके पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के कोलिजन कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको जेड से। तो नंबर ऑफ कॉलिजन जो होंगे पर सेकंड, उसी को बोलेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव कॉलिजन। देखो, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है या फिर जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, टकराते बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। मतलब हर एक कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होता। तो ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या बला है, क्या होता है इफेक्टिव कॉलिजन, वो कॉलिजन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स टकराए तो जब प्रोडक्ट बना उसी को बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। सारे के सारे कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होते, क्योंकि जब मॉलिक्यूल टकरा रहा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जरूरी नहीं है हर एक बार टकराने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। उसके लिए भी कुछ ना कुछ फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन क्या होंगे, विच रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, उन्हीं को बोला जाता है इफेक्टिव कॉलिजन। किसी कॉलिजन के इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। फॉर ए कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, टू बैरियर शुड बी ओवरकम। एक है ओरिएंटेशन बैरियर, एक है एनर्जी बैरियर। या तो ये बोल लो दो बैरियर क्रॉस करने जरूरी हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो किसी कॉलिजन का जो इफेक्टिव होना किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक आपका ओरिएंटेशन फैक्टर और एक आपका एनर्जी फैक्टर। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा किसी कॉलिजन का इफेक्टिव होना। हम देखते हैं ओरिएंटेशन बैरियर क्या है और एनर्जी बैरियर क्या है। ओरिएंटेशन बैरियर क्या बोलता है कि जब भी मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कहीं से भी आए टकराए प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन होने का क्या मतलब है, उनकी रिएक्टिव साइट आपस में टकरानी चाहिए। ठीक है, रिएक्टिव साइट शुड कोलाइड विद वन अदर। अगर रिएक्टिव साइट टकरा रही है तभी वो इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक तो आपकी कंडीशन थी ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एनर्जी बैरियर। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के टाइम पे बताया था कि किसी भी रिएक्शन के होने में या फिर किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना जरूरी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी पोजेस करनी होती है, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होगी तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर रिएक्शन को तुमने कराना है, अगर मॉलिक्यूल को आपस में टकराना है तो उनकी एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस प्रॉपर एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इफेक्टिव कॉलिजन होने में, एक है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर, दूसरा है आपका एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या बोलता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स
मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब उनका कोलिजन हो रहा है एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। सेकेंड है हमारे पास एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या बोलता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेस एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी उनमें होनी ही होनी चाहिए। आगे देखो, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, दो NO2 के मॉलिक्यूल्स थे, आए आपस में टकराए, ये उनकी रिएक्टिव साइड थी, नाइट्रोजन वाली, आपस में टकराए, ये कोलिजन हो रहा है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन टकराया, क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, N2O4 बन गया। ठीक है, जब NO2 और NO2 टकरा रहे हैं, यहाँ पे भी NO2 और NO2 टकरा रहे हैं, एक बारी के लिए इस O को यहाँ लिख लो। ठीक है, लेकिन एक्टिव साइट या फिर रिएक्टिव साइट आपस में नहीं टकराई। कौन टकराया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टकराया। जो कोलिजन हुआ इस वाले NO2 के नाइट्रोजन और इस वाले NO2 के ऑक्सीजन के बीच में हुआ, ये आपका कोलिजन हो रहा है। क्योंकि ये कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ठीक नहीं थी, उनकी रिएक्टिव साइट आपस में नहीं टकरा रही थी, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जो आपका रिएक्टेंट था आपको वो एज इट इज़ मिल जाता है। प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर वाला फैक्टर आ गया, ओरिएंटेशन वाली कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की। ठीक है, तो रिएक्शन के होने के लिए ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज आपकी रिएक्शन नहीं हो सकती। आगे देखो, because many collision do not possess proper energy while many don't have proper orientation। देखो, जो कोलिजन होते हैं कुछ के केस में तो क्या होता है, उनके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं होती मॉलिक्यूल्स के पास, और कुछ के केस में क्या होता है, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती, जैसे अभी हमने देख लिया। तो ऐसे केसेस में कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि अगर कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है तो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर चाहिए और एनर्जी भी प्रॉपर चाहिए। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ कम हो गई तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। और यही रीज़न होता है कि बहुत सारी जो रिएक्शन होती है सबका रेट अलग अलग होता है। तो ये थी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की एक लिमिटेशन है, हमने देख लिया कोलिजन थ्योरी, तो इसकी एक लिमिटेशन है, ये एक तो ये कोई खास सेटिस्फैक्ट्री से रिजल्ट नहीं दे पाती कुछ केसेस में। दूसरा ये क्या कहती है कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो स्फीयर है, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर मान लेती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है, कैसी शेप है, उससे भी तो फर्क पड़ता है ना रिएक्शन को होने में, लेकिन इसको उस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ ये बोलना है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक स्फीयर है, गोले की तरह है, और उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, जबकि रिएक्शन के होने में स्ट्रक्चर भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कोलिजन थ्योरी की एक लिमिटेशन है। कोलिजन थ्योरी के बाद और भी काफ़ी सारी थ्योरी आई है, TST मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इवान आयरिन पोलियानवी 2-3 लोगों ने दी थी, लेकिन हमें सिर्फ कोलिजन थ्योरी तक ही पढ़ना है, हमें आगे नहीं पढ़ना। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट पे जो भी कोई भी रिएक्शन हो रही है उस पर कैटालिस्ट का या फिर आपके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने में, एक कैटालिस्ट और एक टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटालिस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है। कैटालिस्ट होता क्या है, आपको पहले भी पता है। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है और खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होती। ठीक है, हाँ माना कैटालिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं, एक नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, जिस स्पीड से पहले हो रही थी उससे भी कम कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही कैटालिस्ट पता है, वो क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मतलब वो खुद से क्या हो रहा है, उसकी केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो A+B 2 रिएक्टेंट थे, आपने क्या किया, कैटालिस्ट डाल दिया, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना। कैटालिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्टन अप कर रहा है। फाइनल प्रोडक्ट जब बना तो क्या हुआ, A और B 2 रिएक्टेंट थे, उन्होंने एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया AB, और जो आपने कैटालिस्ट डाला था C वो फिर से रीजनरेट हो गया एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ना किसी के साथ जुड़ा ना वो टूटा, वो एज इट इज़ वापस से बन जाता है आपका। ठीक है,
ऐसा क्या हो रहा है कि कैटालिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है? ऐसा क्या होता है? तो देखो क्या होता है, ए कैटालिस्ट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दस मेक्स द रिएक्शन फास्टर। कैटालिस्ट क्या करता है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए थी ना, जिस रास्ते से कोई रिएक्टेंट जा रहा था प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कैटालिस्ट क्या करता है, उस रास्ते को छोड़ के एक उसको नया रास्ता प्रोवाइड कर देता है, और वो जो नया रास्ता होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पाथ दिखाया हुआ है वो है आपका अनकैटालाइज्ड प्रोसेस। ये जो ऊपर वाला दिखाया हुआ है बोल्ड है जो, वो है अनकैटालाइज, मतलब इस टाइम पे आपने कैटालिस्ट नहीं डाला था, तो इतनी एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की थी, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो इतनी है, तो इतनी हमको क्या करनी पड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैरियर था, इस बैरियर को क्रॉस करूंगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने कैटालिस्ट नहीं डाला था, जब प्रोसेस हमारा अनकैटालाइज था, तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी। क्लियर है? उसके बाद जब मैंने कैटालिस्ट डाल दिया तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उस टाइम पे हमें एक नया रास्ता मिल जाता है, ये रहा वो रास्ता। तो यहाँ पे हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटालाइज्ड वाले सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत कम है, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है, कैटालिस्ट डालने से एक नया पाथ मिल जाता है रिएक्शन को होने के लिए, जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी पहले के कंपैरिजन में या फिर विदाउट कैटालिस्ट वाले के कंपैरिजन में, अनकैटालाइज्ड वाले प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन तो फास्ट खुद से ही होगी। देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारे पास है, कैटालिस्ट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा डालो काम चल गया। उसके बाद कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। देखो हमें पता है कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्टन अप कर रहा है, लेकिन कैटालिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। इनिशिएट करने का मतलब, मान लो अगर कोई भी रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और आप ये सोच रहे हो कि क्या पता कैटालिस्ट डाल दूँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप लोगों को पता है जो होती नहीं है, जिनके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, जो नहीं हो पाती। तो अगर आप सोचो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैटालिस्ट डाल के देख लेता हूँ, क्या पता रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो ऐसा काम कैटालिस्ट नहीं कर सकता। नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में नहीं बदल सकता। कैटालिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, सिर्फ फास्टन अप करता है, सिर्फ फास्ट करता है। साथ ही साथ डजंट चेंज डेल्टा एच एंड डेल्टा जी, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। डेल्टा एच और डेल्टा जी आपके वही रहते हैं, अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड दोनों के लिए ये दोनों फैक्टर सेम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डजंट डिस्टर्ब इक्विलिब्रिया। ये तो आप लोग इक्विलिब्रिया में पढ़ चुके हो, आपको ऑलरेडी आता है। इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब क्यों नहीं होता कैटालिस्ट से, क्योंकि मान लो ये ए और बी हमारे पास इक्विलिब्रिया में, ठीक है, ए और बी हमारे पास इक्विलिब्रिया में थे। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये के फॉरवर्ड, ये के बैकवर्ड। तो जब मैंने इसमें कैटालिस्ट डाला, कैटालिस्ट क्या करेगा, ए से बी के जाने को रेट भी, ए से बी में कन्वर्ट होने के रेट को भी बढ़ा रहा होगा, बी से ए में कन्वर्ट होने को प्रोडक्ट भी बी से ए में कन्वर्ट होने के रेट को भी बढ़ा रहा होगा। तो मतलब कैटालिस्ट डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अनचेंज रहता है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, ए कैटालिस्ट डजंट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ रीजनरेटेड एट द एंड। मतलब जो कैटालिस्ट है आपका, जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो फिर से जनरेट हो जाता है। ये तो हमने देख ही लिया था, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही थी, हमने एक कैटालिस्ट डाला था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और कैटालिस्ट फिर से रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो कैटालिस्ट रिएक्शन के एंड में फिर से बन जाता है खुद में, बिना कोई केमिकल चेंज लाए। तो ये थोड़ी बहुत बातें थी कैटालिस्ट के बारे में। हमने क्या देखा, कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ा। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि रिएक्शन किस तरीके से होगी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्फेयर की तरह हैं, आएंगे आपस में टकराएंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पुराने बॉन्ड को टूटने के लिए, नए बॉन्ड को बनने के लिए, या फिर ये बोलो कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए, दो फैक्टर जरूरी होते हैं, एक आपका ओरिएंटेशन फैक्टर और एक एनर्जी फैक्टर। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी नहीं होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता।
उसके बाद हमने देखा कैटलिस्ट किस तरह से रेट को अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट एक आसान रास्ता प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जहाँ पे कम टाइम लगे, जहाँ पे एनर्जी कम लगे, कम थकान हो। तो अगर एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ हमने कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ देख ली, कम अमाउंट में चाहिए होता है, रिएक्शन को स्पीड फास्टन अप कर सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता। साथ ही साथ इक्विलिब्रिया को अफेक्ट नहीं करता, और एंड में हमें एज इट इज़ मिल जाता है, जिसको हम फिर से और रिएक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कैटलिस्ट आपका फिर से आपको वैसे का वैसे मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, आप उसको और रिएक्शन के लिए फिर से यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चे, टेक केयर।